कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूज के कमरे मंत्रोच्चारों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम हो गए, हमारी जायदाद जमीन गई, हमारा अनाज गया, हमारी अनाज से भरा बारदाना लूट गया, उन्होंने घर की हर चीज लूट गई और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का फूटा हुआ एक मणि भी नहीं रहा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मन से अंग्रेजी बोलने के लिए सीख गया होता और अंग्रेजी सीखकर मैंने सभी ब्राह्मणों के सभी कारनामे, करतूतें, लफाजी, ठगी आदि सभी बातें अंग्रेज साहब को बता दिया होता और उनके द्वारा ही इन लोगों को मजा चखाया। कहता है कि मेरे प्रतिवादियों ने ब्राह्मण मामलेदार की सलाह पर मुझे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसने मेरे खेत में अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं उस ब्राह्मण के मामलेदार के पास जा पहुंचा और मैंने उसको अपनी नम्रता से भूमि को स्पर्श करके प्रणाम किया और उसने एक शब्द भी ना बोलते हुए मैंने केवल उसके हाथ में मेरी अर्जी दे दी और मैं तुरंत 4-5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने और दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन दुखी भाव में कांपते हुए खड़ा रहा। फिर उस दुष्ट ने मेरी ओर ऊपर नीचे देखकर झट से उस अर्जी को मेरी ओर फेंक दिया। बोलते हैं कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण मामलेदारों ने मेरा अर्ज समय पर स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रतिवादियों ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए और मेरी ही जमानत करवाई गई। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में और आज हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 13 है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियरिंग विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में। तो आइए शुरुआत करते हैं और ढोंडीराव सवाल पूछते हैं कि तात इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार आदि होने की वजह से वे लोग कुछ अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। महात्मा फूले जी इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं आज तक जो भी ब्राह्मण मामलेदार हुए हैं उनमें से कई मामलेदार अपने बुरे करतूतों की वजह से सरकार की नज़र में अपराधी सिद्ध हुए हैं और सत्ता पाने के काबिल हुए हैं। वे ब्राह्मण मामलेदार अपना काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म करते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। अरे इन पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार कुलकर्णी से लिखवाकर लाई हुई योग्यता दिखाए बगैर बड़े बड़े शाहूकारों की भी जमानत स्वीकार नहीं करते। फिर वहाँ गरीबों के प्रति हमदर्दी अपनाना कौन दिखाएगा? अरे ये कुलकर्णी लोग योग्यता का प्रमाण पत्र देते समय अपना चक्कर चलाते होंगे या नहीं? उसी प्रकार इस शहर की म्युनिसिपैलिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया मकान बांधने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण मामलेदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णी का अभिप्राय देख नहीं लेते। अरे उन कुलकर्णियों के पास उस नगर का नक्शा होने के बावजूद भी जिसमें कुल सभी नए खरीदी करवाने के नाम मिलाकर के हर साल उसकी एक नकल मामलेदार के दफ्तर में लिखवाने के लिए रखने का कोई रिवाज ही नहीं है और ना ही कारण भी। फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय आवश्यक और सच है, ये कैसे मानना चाहिए? यह सवाल
महात्मा फूले जी पूछ रहे हैं। आगे बोलते हैं कि इन तमाम बातों को इस तरह से शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण मामलेदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का कुछ हित हो, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इससे तुम ही सोच कर देखो कि जहां यूरोपियन लोगों की बस्तियों के करीब पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार यदि इस प्रकार की बेपाइयों से अपनी जाति के कलम कसाईयों की रोटी पकाते हैं, तो 9 गांव खेड़ों में उनका कितना जबरदस्त जुल्म रहना होगा। यह महात्मा फूले जी सवाल पूछ रहे हैं और एक अंदाजा लगा रहे हैं। यदि इस बात को हम सच माने तब हम अधिकांश देहातों के अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को अपने बगल में अपने कपड़े लत्ते दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से चिल्लाते हुए घूमते देखते हैं। क्या यह सब झूठ है? यह महात्मा फूले जी सवाल पूछ रहे हैं। आगे बोलते हैं कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुल करनी की वजह से ही ब्राह्मण मामलेदारों ने मेरा अर्ज समय पर स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रतिवादियों ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए और मेरी ही जमानत करवाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरा अर्जी ले लिया और कुछ समय के लिए उसने मेरे अर्जी को अंदर ही अंदर दबाकर रख लिया और दूसरे दिन मेरे प्रतिवादी अर्ज लेकर उसकी ओर से मेरे चल रहे काम से मुझे उजाड़ दिया। यह महात्मा फूले जी बोल रहे हैं और इस तरह से उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है कि ब्राह्मण मामलेदारों ने मैं जैसा बोल रहा था उस प्रकार से जवानी लिखी ही नहीं और बाद में उस जवानी से मेरे सारे झगड़े का इस तरह खाना खराब कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूं। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादियों ने ब्राह्मण मामलेदार की सलाह पर मुझे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसने मेरे खेत में अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं उस ब्राह्मण के मामलेदार के पास जा पहुंचा और मैंने उसको अपनी नम्रता से भूमि को स्पर्श करके प्रणाम किया और उसने एक शब्द भी ना बोलते हुए मैंने केवल उसके हाथ में मेरी अर्जी दे दी और मैं तुरंत 4-5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने और दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन दुखी भाव में कांपते हुए खड़ा रहा। फिर उस दुष्ट ने मेरी ओर ऊपर नीचे देखकर झट से उस अर्जी को मेरी ओर फेंक दिया और यह कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है। उसने मुझे ही दंडित किया, लेकिन उस रसीद को देने के मेरी क्षमता नहीं होने से कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। यह महात्मा फूले जी लोगों की दास्तां सुना रहे हैं और ये उन लोगों की दास्तां सुना रहे हैं शूद्रों की, जिन्हें हम सछूत बोलते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। अछूतों के पास तो आज भी जमीन नहीं है, दलितों के पास तो आज भी जमीन नहीं है। इधर प्रतिवादियों ने बोने के लिए तैयार किए गए मेरे खेत में अपना अनाज बो दिया और उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्जी किए और उनको इस बात से सूचित किया। मेरी सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क ने वहां दबा कर रख दिया। कुछ पता ही नहीं चल रहा है अब इसका क्या पढ़ा जा सकता है। कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने मेरा अर्ज कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहां की मुख्य बातों को हटा करके उसकी ओर से ब्राह्मण मामलेदार ने दिया हुआ फैसला जिसका तक रखवा दिया। कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप से जो बातें लिखने के लिए उस ब्राह्मण क्लर्क को कहा था
उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध आर्डर दिया, लेकिन उस आर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए अनुसार ही बराबर पढ़कर सुना दिया और फिर उस निकाल पत्र के उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ वह पत्र मुझे मामलेदार के द्वारा प्राप्त हुआ। तब उस पत्र को देखकर मैं अपने माथे पर हाथ देखकर ही रह गया और मैंने मन ही मन कहा, ये ब्राह्मण कर्मचारी तुम लोग अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रेवेन्यू साहब की ओर 2-3 अर्जी भेज दिया, लेकिन मेरी वह सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क लोगों ने कोशिश करके फिर उस साहब की ओर से पुनः कलेक्टर के ही अभिप्राय के लिए लौटा दिए। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारियों ने मेरे सभी कागजात घुमा फिराकर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए और यह कहकर कि मैं बड़ा रिश्वतखोर आदमी हूँ, उन्होंने मेरी अर्जी के पीछे पन्नों पर उस कलेक्टर के अभिप्राय लिखवाकर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ यहाँ करने वालों ने क्या करना चाहिए। कहता है कि जज साहब ने मेरी केस शुरू होते ही और उसके अटर्नी द्वारा बीच में ही मैं मारने की वजह से जज साहब कहने लगा, चुप रहो, बीच में मत बोलो। बाद में उन्होंने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ दिए, लेकिन उन कागजातों में वह बेचारा क्या करेगा। पहले ही कलेक्टर कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे केस का रूप ही बदल दिया था। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूज के कमरे मंत्रोच्चारों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम हो गए, हमारी जायदाद जमीन गई, हमारा अनाज गया, हमारी अनाज से भरा बारदाना लूट गया, उन्होंने घर की हर चीज लूट गई और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का फूटा हुआ एक मणि भी नहीं रहा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे छोटे भाइयों ने मट्टी गोटे का काम खोजा और वे सभी सड़क के काम पर टोकरियां ढोने के लिए जाने लगे। वहां भी सभी ब्राह्मण कर्मचारी किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे, केवल हर दिन सुबह और शाम एक बार का काम जाकर हाजिरी लेते थे। बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में अंग्रेज सरकार या उनके धर्म की यदि आलोचना नुक्तांची हो गई तो उसका मतलब इन अज्ञानी अनपढ़ शूद्र मजदूरों को जाते जाते समझाया करते थे और बाद में अपने घर लौट जाते थे। और सरकार भी ऐसे घटिया लोगों को मेहनत करने वाले मजदूरों से भी ज़्यादा डबल तनख्वाह देती है। फिर भी किसी मजदूर ने तनख्वाह मजदूरी लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ पैसा रख दिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसने उसके हाथ पर कुछ भी पैसा ना छोड़ा तब तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण एक दिन से ही अपने से बड़े साहब को दूसरी मजदूर के बारे में गलत सलत बातें बताकर के उस मजदूर के नांगे लगाए जाते थे। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण कर्मचारी उस मजदूर से कहता है कि तू सरकारी काम करने के बाद पात्रियों के लिए बड़े और पलस के पान या पान की डालियां शाम को घर लौटते समय लाकर मेरे घर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि उस आम की डालियां तोड़कर शाम को मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि मुझे उस पत्ते लाकर देना। कोई कहता है कि आज रात को मैं गांव में उस लेन देन करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने के लिए जाने वाला हूँ, इसलिए तू अपना खाना पीना होने के बाद
मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार के साथ सारी रात रहकर वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को ही बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार का इतला राव साहब ने लिखवा कर भेजा है। इस तरह से ब्राह्मणवादियों द्वारा पैदा की गई परेशानी अंदर ही अंदर भोगनी पड़ती हैं। उसके बारे में मुझे मेरे भाई और उनके घर पर जाने बताता रहता है और आंसू के आंसू बहाते रहते हैं। वे कहते हैं कि तात हम क्या करें, ये सभी ब्राह्मण 18 जाति के गुरु हैं। ये लोग अपने आप को सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का बर्ताव किया और फिर भी शूद्रों ने उनको एक शब्द से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। शूद्रों ने उनकी नुक्तासी नहीं करना चाहिए, यह अधिकार उनको नहीं है। यही अपने धर्मशास्त्रों का कहना है। धर्मशास्त्र कुछ भी कहे, लेकिन हमारे पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, वरना मैं कब से अंग्रेजी बोलने के लिए सीख गया होता और अंग्रेजी सीखकर मैंने सभी ब्राह्मणों के सभी कारनामे, करतूतें, लफाजी, ठगी आदि सभी बातें अंग्रेज साहब को बता दिया होता और उनके द्वारा ही इन लोगों को मजा चखाया होता। इनके साहब इंजीनियर विभाग के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की लुच्चेगिरी के बारे में इतना कुछ बताते हैं, उस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तात्पर्य ऊपर लिखी गई तमाम दलितों में जो भी आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त भी करना चाहिए तथा उन तमाम कुरीतियों को सामाजिक जीवन से जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार का धर्म है। तो ये बात महात्मा फुले जी अपनी किताब गुलामगिरी में लिख रहे हैं और उनको सरकार को सलाह दे रहे हैं कि इस बात पर सोचना चाहिए। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।